बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 2 सेलेशियल स्फीयर। और सेलेशियल स्फीयर में हम जो बुक फॉलो कर रहे हैं वो बुक है स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी बाय WM स्मार्ट। इसका हम 6th एडिशन देख रहे हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ प्रॉब्लम नंबर 16। प्रॉब्लम नंबर 16 में कहते हैं आपसे क्या है, स्ट्रेट वॉल ऑफ हाइट h। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, बहुत गौर से आप इसको समझिएगा। स्ट्रेट वॉल ऑफ हाइट h, एक वॉल है आपके पास जिसकी हाइट जो है वो स्मॉल h है। रन्स इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। अब ऑफ कोर्स के जो वॉल है वो तो आपकी रन नहीं कर रही, लेकिन हम ये सपोज कर रहे हैं कि हम स्टिल हैं, यानी ऑब्जर्वर स्टिल है। तो अगर ऑब्जर्वर स्टिल होगा तो इट मीन्स के जो उसके रिलेटिव मोशन में जो चीज़ें होंगी वो मूव करती हुई हमको नज़र आएंगी। कि जैसे हम जो है वो ऑब्जर्वर अगर स्टिल है तो आपको ये जो स्काई है ये रन होता हुआ नज़र आएगा। आपको सन जो है वो मूव होता हुआ दिखेगा, यानी वो ईस्ट से वेस्ट मूव कर रहा होता है। तो इसी तरीके से कि एक वॉल है जिसकी हाइट जो है वो h है, रन्स इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा, थीटा डायरेक्शन में रन होती हुई दिखाई देती है। पिक्चर में आपको दिखाता हूँ। डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, ये भी कैसे होती है तो मैं अभी आपको बताता हूँ। देन प्रूव दैट एट एन इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स का मतलब होता है इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट। इसका मतलब ये होगा कि सन आपका कहाँ पर होगा, जैसे कि मैं अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी बता चुका हूँ कि इक्विनॉक्सेस में सन जो होता है वो आपका सेलेशियल इक्वेटर के ऊपर होता है। द वॉल कास्ट नो शेडो। अच्छा, फिर मैं आपसे ये कहता हूँ कि वो आपसे कहते हैं कि आपने प्रूफ करना है दैट द इक्विनॉक्स द वॉल कास्ट नो शेडो, कि वॉल जो है इक्विनॉक्सेस के ऊपर शेडो कास्ट नहीं करती। ठीक है जी। तो पहले तो आप मुझे ये बताएं कि शेडो कब कास्ट नहीं होता। बहुत सिंपल सी बात है, एक बहुत ही सिंपल सा फिनोमेना है कि अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि बताएं कि शेडो कब कास्ट नहीं होता, तो बहुत सिंपल है। फॉर एग्जांपल अगर आप सपोज़ करें कि ये एक स्ट्रेट वॉल है और अगर मैं इसके प्लेन को एक्सटेंड करूं और यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल इसी प्लेन के अंदर एक सन बना दूं, तो इसका मतलब ये है कि अगर इस वॉल के प्लेन पर ही कोई सन होगा तो इट मीन्स इसका शेडो कास्ट नहीं होगा। ठीक है जी। तो इट मीन्स कि अगर शेडो कास्ट नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि जो वॉल का जो भी प्लेन है, जो भी वर्टिकल प्लेन है वॉल का, उसी प्लेन के ऊपर आपका सन लाई करता है। इसका मतलब है कि इसी प्लेन के ऊपर अगर सन लाई करेगा तो इट मीन्स कि वो शेडो कास्ट नहीं होगा। जैसे कि मैं आपको और डिटेल से बताता हूँ। ठीक है जी। इसको हम जो है वो ये पहले हम साथ साथ इसको क्लीन भी करते जाते हैं। राइट। तो व्हेन द सन आवर्स एंगल कास्ट नो शेडो, व्हेन द सन आवर्स एंगल इज कैपिटल H इज गिवन बाय, ये आवर्स एंगल आपके पास गिवन है। ठीक है जी। एंड दैट द अपरेंट नून द ब्रेथ ऑफ द शेडो H इज दिस। तो आपने ये प्रूफ करना है कि अपरेंट नून में जो आपका अपरेंट नून भी मैंने आपको बताया था, जो उसकी चौड़ाई है उसकी जो शेडो की है वो इतनी होती है। एक दफ़ा क्वेश्चन को और पढ़ते हैं और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपसे कहते हैं स्ट्रेट वॉल ऑफ अ हाइट h रन्स इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, सॉरी वेस्ट ऑफ साउथ। देन प्रूव दैट एट एन इक्विनॉक्सेस द वॉल कास्ट नो शेडो, यानी इक्विनॉक्सेस के टाइम के ऊपर जो वॉल है वो कोई शेडो कास्ट नहीं करती। When the sun's hours angle h is given by, उस वक्त उस सन का आवर्स एंगल जो होता है वो दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। ठीक है जी। ये भी हम जो है वो प्रूफ करके देख लेंगे। वैसे तो हमें पता है, लेकिन चलें हम इसको भी ड्राइव कर लेंगे कि इसका सन आवर्स सन का वैसे ये गिवन है, इसको यूज़ करते हुए आपने इसकी ब्रेथ फाइंड आउट करनी है, लेकिन हम साथ साथ ये भी निकाल लेते हैं। एंड दैट द अपेरेंट नून, राइट, द ब्रेथ ऑफ द शेडो इज दिस, यानी अपेरेंट नून के ऊपर जब जो शेडो है उसकी लेंथ इतनी होगी। ठीक है जी। ये हमें प्रूव करना है। चलें प्रॉब्लम को हम फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्टिंग से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जो स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी या मैथमेटिकल एस्ट्रोनॉमी पर उनका इंटरेस्ट है। और ये जो सोल्यूशन है ये आपको कहीं पर भी मेरे चैनल के अलावा कहीं पर भी अवेलेबल नहीं मिलेगा आपको। राइट। और इन चैनल्स को, इन प्रॉब्लम्स को करने का फ़ायदा ये है कि आपकी मैथमेटिकल एस्ट्रोनॉमी के जो कॉन्सेप्ट्स है वो बहुत अच्छे और बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे इंशाल्लाह। द वॉल कास्ट नो शेडो व्हेन द सन इज़ इन द प्लेन ऑफ अ वॉल। अभी मैंने आपको बताया कि शेडो उस वक्त, ये बिल्कुल सिंपल सी बात है कि अगर सन आपके ओवरहेड होगा तो इट मीन्स कि आपका कोई शेडो कास्ट नहीं होता। तो बिल्कुल इसी तरीके से अगर वॉल जो है उसका कोई शेडो नहीं बनेगा व्हेन द सन इज इन द प्लेन ऑफ अ वॉल। ठीक है जी। एक फिजिकल फिनोमेना है। लेट द वर्टिकल प्लेन थ्रू द वॉल कट द सेलेशियल स्फीयर अलोंग अ ग्रेट सर्कल ZD कटिंग होराइजन एट D। ज़रा इस प्रॉब्लम को यहाँ पर समझते हैं, फिर उसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो सपोज़ करें कि ये है हमारा, पहले ये सपोज़ कर लेते हैं कि ये है हमारा सन। ठीक है जी। ये मान लेते हैं कि ये है हमारा सन। अब अगर ये सन आपके पास मौजूद है
तो ये जो है आपके पास जनाब ये क्या हो जाएगा, ये आपने इसको ऐसे करके ज्वाइन कर लिया और जो है वो बल्कि मैं इसको ज़रा और अच्छा बना लूँ आपके लिए, पहले मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूँ। ये ऐसे का आपने इसको और ये जो है आपने इसको इसके साथ ज्वाइन कर लिया। मैं ज़रा डिटेल से आपको बताता भी हूँ कि क्या हो रहा है। तो सपोज़ कीजिए कि ये है आपके पास सन, ठीक है जी। तो अब ज़रा सा प्रॉब्लम को समझते हैं। कहते हैं लेट द वर्टिकल प्लेन है, राइट, ये एक है आपका वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन का मतलब है जो होराइजन पर परपेंडिकुलर हो। लेट द वर्टिकल प्लेन थ्रू द वॉल, ये यहाँ पर ये बेसिकली आपकी वॉल है, ये इस वॉल से पास हो रहा है। कट द सेलेशियल स्फीयर, ये सेलेशियल स्फीयर को कट करता है। एक ग्रेट सर्किल आर्क से कट करता है। कहाँ पर कट करता है कि ये जो है वो ZD कटिंग द होराइजन एट D, यानी ये होराइजन को एट इस पॉइंट पर कट करता है, ठीक है जी। फिर से हम समझते हैं कि सपोज़ कीजिए कि ये है आपका सन और सपोज़ कर लें कि मैं इस सन को शो कर रहा हूँ इस सिग्मा, इस वाले नोटेशन से, ठीक है जी, सिग्मा नोटेशन से। तो सपोज़ कीजिए ये सन है और यहाँ पर ये जो वर्टिकल प्लेन है, वर्टिकल प्लेन का मतलब ऐसा प्लेन जो इस होराइजन पर परपेंडिकुलर हो। ये जो वर्टिकल प्लेन है ये इसको जो है वो D वाले पॉइंट के ऊपर कट करता है, ठीक है जी। और ये कौन सी आर्क है, ग्रेट सर्किल आर्क है, D। तो अब हम अपने प्रॉब्लम को और डिटेल से स्टार्ट करते हैं। तो जब कट करता है इसको यहाँ पर, अब प्रॉब्लम में आपसे कहते हैं कि आपकी जो वॉल है वो रन कर रही है। सिंस द वॉल runs in the direction theta degree west of south, ठीक है जी। अब जरा इसको समझते हैं, वेस्ट ऑफ साउथ। अब पहली बात ये कि वेस्ट ऑफ साउथ क्या होगा। अब वेस्ट ऑफ साउथ तो बेसिकली ये कि ये वेस्ट है और ये जो है आपका अच्छा जी, एक छोटी सी मैंने कंस्ट्रक्शन के अंदर गड़बड़ कर दी है, वो मैं आपको बताता हूँ क्योंकि प्रॉब्लम के अंदर, क्योंकि एक ही दफ़ा मैं चाह रहा हूँ कि इस प्रॉब्लम को इसको स्केच कर लूँ प्रॉपर, क्योंकि यहाँ पर आपसे वो कहते हैं, क्या कहते हैं, वेस्ट ऑफ साउथ के साथ कहते हैं कि प्रूव दैट एट एन इक्विनॉक्सिस, ठीक है जी, द वॉल कास्ट नो शेडो। तो इक्विनॉक्सिस की बात का मतलब ये होता है कि आपका जो भी सन है वो कहाँ पर होगा आपका, ऑफ कोर्स वो इक्वेटर के ऊपर होता है, ठीक है जी। तो सन आपको इक्वेटर के ऊपर बनाना होगा। तो ये मैंने सन इक्वेटर पर नहीं बनाया था, तो पहला काम तो मैं ये करता हूँ कि सन को इक्वेटर पर बना लेता हूँ ताकि एक ही दफ़ा मेरा ये काम कंप्लीट हो जाए। तो ये मैं पहले तो इसको रब करता हूँ और फिर मैं इसको कंप्लीट करता हूँ ऐसे, और ये हो गया है मेरा सन, यहाँ पर आ जाएगा, ये सन हो गया आपका सपोज, ठीक है जी। अब मैं इस पिक्चर को कंप्लीट कर लेता हूँ। तो ये आपका जो ग्रेट सर्कल है, सॉरी ये मैं ज़रा इसको ज़रा अच्छा आपके लिए फॉर्म करूँ, ये ऐसे पॉइंट D पर कहीं कट कर रहा होगा, ठीक है जी। तो D ये वाला पॉइंट एक्चुअली D हो जाएगा आपका। आप इसे रब कर दीजिए, ठीक है जी। तो यहाँ पर फिलहाल अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट। और इसको कंप्लीट कर लीजिए आप, ये आपका आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है जी। तो अब ये हो गया आपका मामला कंप्लीट। तो इसको हमने कहा है कि ये जो है आपका सन है, ठीक है। तो वापस अगर हम देखते हैं इसको, अब ये जो है वो चूँकि इक्विनॉक्सिस की बात हो रही है, तो इक्विनॉक्सिस का मतलब है कि जो सन होता है वो आपका सेलेशियल इक्वेटर के ऊपर होता है, ठीक है जी। अब ये जो है जब ये मूव करता है तो ये वेस्ट है और ये साउथ है, ये साउथ, और किससे मूव करता है, प्रॉब्लम के अंदर मेंशन है। वापस प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। प्रॉब्लम में कहते हैं कि H रन्स इन द डायरेक्शन, यानी ये बेसिकली आपकी जो वॉल है, इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। ऑफ कोर्स के ये वेस्ट ऑफ साउथ, यानी ये वाली लोकेशन वेस्ट ऑफ साउथ वाली लोकेशन हो जाएगी। देन प्रूव दैट एट एन इक्विनॉक्सिस द वॉल कास्ट नो शेडो व्हेन द सन आवर्स एंगल इज दिस। तो ये थीटा डिग्री है बेसिकली इसकी डायरेक्शन। तो थीटा डिग्री का क्या मतलब होगा कि ये थीटा कहाँ पर होगा, ऑफ कोर्स कि ये थीटा इस वाली जगह पर होगा, ये इसका एंगल होगा, एंगल थीटा, ठीक है जी। तो क्या ये बात आपको समझ आ गई है? वापस समझाता हूँ आपको। अब जैसे जैसे ये जो है वो वॉल जो है, फॉर एग्जांपल ये वाली जो है, यानी इसी ये वॉल भी है और
यहाँ पर उसी वॉल के प्लेन के ऊपर सन भी आपका लाई करता है, क्योंकि वॉल जो है वो शेडो कास्ट नहीं करती। और दूसरा कि इक्विनॉक्सेस की बात हो रही है, तो इट मीन्स कि ये जो है वो इक्वेटर के ऊपर भी है। अब ये जो जैसे जैसे सन मूव करता है, इट मीन्स कि वो जो वॉल है वो उसका प्लेन मूव करता है, तो ये एंगल बेसिकली आपका चेंज होता रहेगा। ठीक है जी, तो ये आपको बता रहे हैं। और ये किस तरफ मूव कर रहा है, ये वेस्ट ऑफ साउथ, यानी साउथ यानी ये वेस्ट है और ये साउथ है, तो ये वेस्ट ऑफ साउथ की तरफ मूवमेंट हो रही है। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये है कि अब हमारे पास ये जो आर्क है, ये जो आर्क डी और एस जो हमारे पास है, या एस और डी जो आर्क है, इसका एंगल कितना है, थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यही बात आपको यहाँ पर बताई जा रही है। तो हम इसको लिख लेते हैं कि ये जो आर्क है आपके पास एस डी, ये बराबर हो जाएगी थीटा, और ये बेसिकली आपका एक एंगल होगा। कौन सा एंगल होगा आपका, एस जेड और डी के दरमियान एंगल होगा आपका। ठीक है जी, अब हम पहली बात करते हैं। पहली बात में आपसे ये कहते हैं कि इक्विनॉक्सेस पे क्या होता है, कि अब चूंकि मैंने डायग्राम पहले बना ली है आपको समझाने के लिए, क्योंकि मैं इक्विनॉक्सेस की बात कर रहा हूँ ना। ठीक है जी, तो यहाँ पर इस वाली लोकेशन पर मैं अब आपको बताता हूँ, एट इक्विनॉक्स the sun must be, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया, must be on the equator। ठीक है जी, and for the wall cast नो शेडो। ठीक है, तो कोई शेडो नहीं बन रहा, राइट। तो इट मस्ट बी, कोई शेडो नहीं बन रहा, सो इट मस्ट बी ऑन, कहाँ पर होगा, ऑफ कोर्स ग्रेट सर्कल। कौन सा ग्रेट सर्कल होगा, ये ZD पर होगा। ठीक है जी, तो ये ग्रेट सर्कल वापस आप देख लें, तो यहाँ पर इस वाले लोकेशन के ऊपर है, और ये है आपका ग्रेट सर्कल, तो इसका मतलब है कि ये आपका ग्रेट सर्कल। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूँ कि अब ये जो ग्रेट सर्कल है, तो ये जो ग्रेट सर्कल है ये ऑफ कोर्स के इंटरसेक्ट भी हो रहा होगा। तो ये क्या इंटरसेक्ट कर रहा है, ऑफ कोर्स कि ये जो ग्रेट सर्कल है ये इक्वेटर को इस सिग्मा वाले पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट भी कर रहा है। ठीक है जी, देख रहे हैं ये ग्रेट सर्कल ZD, तो ये इंटरसेक्ट कर रहा है इसको। ठीक है जी, तो प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है यहाँ पर, तो इसीलिए आपने चीज़ों को बहुत और से देखना है। तो क्या होगा भाई यहाँ पर, हेंस it is on the intersection of great circle ZD and great circle ZD और एंड क्या किसके दरमियान हो रहा है, एंड इक्वेटर, एंड सेलेशियल इक्वेटर, राइट। अब मैंने कहा है यहाँ पर कि ये जो सिग्मा मैंने आपको कहा है, हम सपोज करते हैं कि ये क्या चीज़ है, बी द पोजीशन ऑफ सन, राइट, ऑफ द सन, इस केस के अंदर। ठीक है जी, इन दिस केस, तो इन दिस केस ये पोजीशन ऑफ सन है। वापस अब हमारी प्रॉब्लम की चलते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि जो चीज़ प्रूव करनी होती है उसको वापस आपने देखना होता है। तो यहाँ पर आपके पास सन है, और इक्विनॉक्सेस के टाइम वो क्योंकि कोई शेडो कास्ट नहीं करता, तो जो है वो इस वाली लोकेशन के ऊपर है। और आपने बाद में मुझे बताना है कि जब वो जो है वो, अगर जैसे कि प्रॉब्लम के अंदर मेंशन है, प्रॉब्लम में ये चीज़ मेंशन है कि अपेरेंट नून के टाइम ऑफ कोर्स वो शेडो कास्ट करेगा, तो उसकी जो भी विड्थ होती है वो इतनी होती है। ये बात आपको यहाँ पर प्रूफ करनी है। फिलहाल ये चीज़ गिवन है आपके पास, लेकिन मैं इसको भी प्रूफ कर आपको दिखाता हूँ, ताकि आपकी थोड़ी सी और अच्छी प्रैक्टिस यहाँ पर हो जाए, राइट। तो अब आप मुझे ये बताएं कि जो हमारी स्फेरिकल ट्राइंगल बन रही है, पहले हम उसको फॉर्म कर लेते हैं। जी जनाब, तो क्या बन रही है हमारी स्फेरिकल ट्राइंगल, ये आ गई है आपकी स्फेरिकल ट्राइंगल। दिस इज़ P, हमेशा की तरह PZ, और ये है आपके पास सन, और ये मैंने ऐसे कर इसको कर ली कंप्लीट। ठीक है जी,
तो ये हो गई। अब मुझे आप बताइए कि ये पी जेड किसके इक्वल होगा। ऑफ कोर्स ये हमें पता है ये बराबर होता है 90 - 5 के बराबर होता है, राइट। अच्छा, पी के ऊपर एंगल कितना है ये तो प्रॉब्लम के अंदर मेंशन है, ये एच के इक्वल है, राइट। अच्छा, पी और ये आप बताएं कि पी और सिग्मा यानी ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, तो ये डिस्टेंस 90 होगा। अब ऑफ कोर्स अगर आपको ये बात समझ नहीं आ रही है तो मैं यहाँ पर आपकी जस्ट कॉमन अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा सा मैं इसको और एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप इसको ज़रा समझ सकें। सपोज़ कीजिए कि ये आपका सेलेशियल स्फीयर है, ठीक है जी, और मैं इसको ज़रा कंप्लीट कर लूँ। मान लें कि ये हो गया आपका सपोज सेलेशियल स्फीयर, ठीक है जी। मैं यहाँ पर चूँकि चीज़ों को चाह रहा हूँ कि चीज़ें ज़्यादा अच्छी आपकी क्लियर हो जाए, ये आपका मैं ज़रा खूबसूरत सी डायग्राम भी बना लूँ साथ साथ। ये आपका बन गया सेलेशियल स्फीयर, राइट। और इसे मैं मान रहा हूँ कि ये होराइज़न नहीं है बल्कि यह है इक्वेटर, ठीक है जी, ये इक्वेटर हो गया। इसी तरीके से ये क्या हो गया आपके पास, वो इक्वेटर था और ये हो जाएगा आपके पास क्या बनेगा, इलिप्टिक, ठीक है जी। ये बन गई आपके पास इलिप्टिक, सिर्फ आपको ये समझाने के लिए। अच्छा जी, सेलेशियल इक्वेटर का जो पोल होता है वो तो पी के इक्वल होता है, जबकि इसका जो पोल होता है वो के इक्वल होता है। हम डिस्कस कर चुके हैं कई दफ़ा। अब आपका जो सन है वो सन कहाँ पर है आपका, ऑफ कोर्स के आपका जो सन है वो इक्वेटर के ऊपर है, ठीक है जी। तो सन आपका कहीं आप सपोज कीजिए कि हाँ इक्वेटर के ऊपर है। तो अब ये जो आपका एंगल हो जाएगा, ये जो आपका इसके साथ सॉरी मैं इसको ज़रा और अच्छा बनाऊं कि ये सन जो है वो आपका इक्वेटर के ऊपर है। मिसाल के तौर पर कहीं भी आप बना लें, मिसाल के तौर पर मान लें कि सन आपका यहाँ पर कहीं इक्वेटर के ऊपर है, ठीक है जी। अब अगर ये सन इक्वेटर के ऊपर है तो आप मुझे बताएं कि ये जो डिस्टेंस है आपके साथ पी के साथ इस सन यानी फॉर एग्जांपल ये डेल्टा, ये डिस्टेंस कितना होगा। ऑफ कोर्स ये डिस्टेंस कितना होगा आपका 90 डिग्री होगा, ठीक है जी। तो पी से के साथ ये डिस्टेंस आपको समझ आ रहा है, ये 90 डिग्री होगा। तो इसका मतलब है कि पी और डेल्टा का जो डिस्टेंस है वो आपका यहाँ पर 90 डिग्री होगा, ठीक है जी। अच्छा जी, इसके साथ मैं ये बातें यहाँ पर मेंशन भी करता जाता हूँ कि जो पी और डेल्टा है ये तो बेसिकली आपके पास 90 डिग्री हो जाएगा। इसके अलावा जो पी और जेड वाली इंफॉर्मेशन है वो मेरे पास हो जाएगा क्या, दिस इज़ 90 डिग्री -5 पी जेड इक्वल हो जाएगा। अच्छा जी, साथ साथ आप मुझे ये बताएं कि आवर एंगल आपका कौन सा है। ये आवर एंगल आपका जेड पी डेल्टा, तो ये बन जाएगा आपका आवर एंगल हो गया। और अच्छा जी, ये वाला एंगल आप मुझे बताने वाले हैं कि ये एंगल कितना होगा, यानी ये इस एंगल का मतलब है जेड पी और सॉरी इसका मतलब है जेड पी नहीं बल्कि ये बनेगा पी जेड और डेल्टा। अब ज़रा वापस अपनी डायग्राम पर चलते हैं और उसको वापस से समझने की हम कोशिश करते हैं। तो अब आप मुझे ये बताएं कि ये जो आपका एंगल है ये एंगल कितना होगा। कि ऑफ कोर्स कि ये जो एंगल है आपके पास वो हो जाएगा ये जो एंगल सॉरी ये वाला जो एंगल है फॉर एग्जांपल अगर आप देखते हैं तो ये वाला एंगल तो आपके पास 90 डिग्री होगा, ठीक है जी। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो एंगल है ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा। और ये वाला एंगल कितना है, थीटा है। तो इसका मतलब ये है कि जी के ऊपर अगर आप एंगल पूछते हैं तो एंगल कितना हो जाएगा आपके पास, ये वाला एंगल। तो एक सेकंड, ये सॉरी जी, तो बताएं कि जी के ऊपर जो आपका एंगल है वो कितना हो जाएगा। तो वो एंगल एक सेकंड मुझे इसको एक्चुअली मैं एक्सटेम्पो कर रहा हूँ सारी चीज़ें, तो इसमें थोड़ी सी मुझे हाँ ये है एंगल सॉरी फॉर एग्जांपल ये एंगल निकालना है ना, तो आपको इस वाले एंगल की ज़रूरत है, राइट। अब ये जो टोटल है आपके पास कितना है, पाई होता है, और ये वाला एंगल कितना है आपके पास, थीटा है। तो ऑफ कोर्स जी के ऊपर कितना एंगल बनेगा, पाई माइनस थीटा, राइट। तो यहाँ पर जो जी के ऊपर एंगल बनेगा वो एंगल बनेगा पाई माइनस थीटा। तो ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा, ठीक है जी। तो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके लिए यहाँ पर लिख दी है। अब चलते हैं यहाँ पर ऑफ कोर्स के 4 पार्ट अवेलेबल हैं। 4 पार्ट कौन कौन से अवेलेबल हैं, कई दफ़ा मैं आपको बता चुका हूँ। ये फॉर एग्जांपल आउटर साइड है मेरे पास, ये फॉर एग्जांपल इनर एंगल है मेरे पास, ये मेरे पास क्या है, इनर साइड है, और ये मेरे पास कौन सा है, दिस इज़ आउटर एंगल। तो आप यहाँ पर 4 पार्ट फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, सो या कोटेंजेंट फार्मूला जिसे भी आप कहते हैं। सो अप्लाइंग 4 पार्ट फार्मूला, 4 पार्ट फार्मूला। हमें क्या करना है यहाँ पर, आप इस चीज़ को ज़रूर जहन में रखिएगा। यहाँ पर
हमें यहाँ पर इसकी विद मालूम करनी है, और जबकि प्रॉब्लम के अंदर कह रहे हैं कि ये गिवन है आपके पास, लेकिन मैं इसको भी डिराइव कर रहा हूँ। तो अभी मेरा काम यही है कि इक्विनॉक्सेस के ऊपर मैं इसको डिराइव करके दिखा रहा हूँ आपको ना। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर एच इन्वॉल्व है, फॉल फाई इन्वॉल्व है, थीटा इन्वॉल्व है, तो मुझे यहाँ पर इन सारी वैल्यूज़ के साथ 4 पार्ट फार्मूला अप्लाई इस पर लगा रहे हैं, और देखते हैं कि अब आपका क्या रिजल्ट बनता है। ठीक है जी। तो जब 4 पार्ट फार्मूला होता क्या है, ये होता है कॉस इनर साइड। अगर आपको मसला हो तो मैंने 4 पार्ट फार्मूले की वीडियो अवेलेबल है, इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। साइन इनर साइड कॉट आउटर साइड माइनस साइन इनर एंगल एंड कॉट आउटर एंगल। तो ज़रा जल्दी इन सारी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ये बन जाएगा आपके पास 90 डिग्री माइनस 5, ये हो जाएगा कॉस एच, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास साइन 90 डिग्री माइनस 5, ये इक्वल होगा आपके पास कॉट 90 डिग्री, देन माइनस साइन एच, देन कॉट पाई माइनस थीटा, राइट। तो इन सारी वैल्यूज़ को ज़रा सिंप्लीफाई कर लीजिए जल्दी से। तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, दैट इज़ ये बन जाएगा साइन फाई, राइट, ये हो जाएगा साइन फाई, और यहाँ पर हो जाएगा कॉस एच इज़ इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा कॉस फाई, और ये कॉट 90 को अगर आप चाहें लिखना तो इसको आप लिख सकते हैं कॉस 90 ओवर साइन 90। इन केस अगर आपको वैल्यू नहीं पता तो ऑफ कोर्स कॉस 90 ज़ीरो के इक्वल होता है, तो ये ज़ीरो हो जाएगी पूरी फैक्टर। और यहाँ पर आपके पास ये तो आ जाएगा साइन एच एज इट इज़, और कॉट पाई माइनस थीटा बराबर होता है आपके पास माइनस कॉट थीटा, तो माइनस और माइनस के साथ ये प्लस हो जाएगा। तो फाइनली जो आपके पास आंसर बना इक्विनॉक्सेस के टाइम, तो ये बना साइन फाई एंड देन कॉस एच इज़ इक्वल टू साइन एच एंड कॉट थीटा। फर्दर सिंप्लीफाई करें आप इसको तो ये क्या बन जाएगा, ऑफ कोर्स आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। तो थीटा आपने जो है वो बस ये वैल्यूज़ को ज़रा शिफ्ट कर दी कि इसको आपने इधर शिफ्ट कर दिया है, तो ये बन जाएगा आपके पास 10h हो जाएगा, और यहाँ पर साइन फाई तो एज इट इज़ रहा, कॉट लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जाकर आपके पास 10 थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो ये अगर आप देखें तो जो चीज़ आपके पास गिवन थी ये भी हमने यहाँ पर प्रूफ कर ली, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर आइडिया ज़रूर हो गया होगा, राइट। तो ये आपके पास हो गया प्रूफ ऑफ फर्स्ट रिजल्ट प्रूफ। ठीक है, तो इक्विनॉक्सेस के टाइम अगर सन जो है वो आपका इक्विनॉक्सेस पे होता है और कोई शेडो कास्ट नहीं करता, तो उसका जो आवर एंगल है वो बेसिकली जो है वो ये इस तरीके से निकाला जा सकेगा। अब बात करते हैं, कहते हैं कि एंड दी अपेरेंट नून की बात करते हैं, राइट। अपेरेंट नून का मतलब होता है कि जब आपका सन जो है वो अपर ट्रांजेक्ट के ऊपर होता है, ठीक है जी, यानी ऑब्जर्वर मेरिडियन के ऊपर होता है, राइट। अभी मैं आपको बनाकर बताता हूँ। एंड द ब्रेथ ऑफ द शेडो, यानी शेडो की जो चौड़ाई है वो बेसिकली h tan phi साइन थीटा के इक्वल होनी चाहिए। अब हम अपने प्रूफ के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, राइट। तो अब हम जा रहे हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। जो सेकंड पार्ट में है, इन द सेकंड पार्ट व्हेन, या आप सेकंड केस कह लें, व्हेन द सन is at equinox and एक तो इक्विनॉक्स के ऊपर है बट यानी है, लेकिन अपेरेंट नून के ऊपर है। पहले इक्विनॉक्स के ऊपर था, लेकिन सन का जो प्लेन था वो ये था, ठीक है जी। अब ये इक्विनॉक्सेस के ऊपर है, तो इसका मतलब है कि ये यहाँ पर कहीं होगा। जब ये यहाँ पर कहीं होगा, ये होगा इक्वेटर के ऊपर, बट यहाँ कहीं होगा, तो इसका कोई ना कोई शेडो कास्ट होगा, ठीक है जी। तो ये आपसे इस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं कि अब आप ये बताएं कि क्या होगा इसका रिजल्ट। ये मैं इसको ज़रा रब कर लूँ ताकि ये मैं अच्छा से, जी जनाब। तो अब हम चलते हैं अपने सेकंड। एंड इट इज़ अगर अपेरेंट नून का कॉन्सेप्ट ना हो तो मेरी सेलेशियल स्फीयर की जो 4 वीडियोज़ हैं उनको पहले देखें आप, फिर उसके बाद अपनी प्रॉब्लम की तरफ आएँ। In the apparent noon, the sun will be
ऑन दी इक्वेटर, ठीक है जी। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि सन जो है वो इक्वेटर के ऊपर होगा। क्यों? क्योंकि वो इक्विनॉक्सेस पर है, एज वेल एज ऑन दी मेरिडियन। अच्छा, जहाँ मैं मेरिडियन लिखूँ तो आप इसको चाहें तो ऑब्जर्वर मेरिडियन लिख लें। ऑब्जर्वर मेरिडियन, मेरिडियन का मतलब ऑब्जर्वर मेरिडियन। अगर किसी को ऑब्जर्वर मेरिडियन नहीं समझ आ रहा तो आप मेरी वीडियो लेक्चर को देखें, तो वहाँ पर मैंने ऑब्जर्वर मेरिडियन को डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आपको समझ आ जाएगा। हेंस तो चलें, पहले तो हम इसको ज़रा जो है वो एक ड्रॉ कर आपको दिखाते हैं, फिर उसके बाद हम बात करते हैं। ये मेरा जल्दी से मैं इसको सेलेशियल इक्वेटर बना लूँ, साथ साथ यार मैं ज़रा ड्राइंग भी अच्छी करना चाहता हूँ अपनी, तो ज़रा खूबसूरत से इसको बना लेते हैं। ये इसको ऐसे काटते हैं, इसको भी ऐसे काटते हैं, ठीक है जी। तो ये है आपका इक्वेटर, सेलेशियल इक्वेटर बन गया, सेलेशियल स्फीयर बन गया आपका। तो ये मान लें कि सेंटर हो गया, और ये आपका होराइज़न हो गया, ठीक है जी। और ये आ गया है आपका इक्वेटर, ये आपका आ गया है इक्वेटर, ठीक है, इक्वेटर आ गया, राइट। और ये बन जाएगा आपका Z, जैसे कि हम पहले से जानते हैं, और ये बन जाएगा आपके पास P, और ये बन जाएगा 90 - 5, जैसे कि हमें पहले से पता है, ठीक है जी। अब जो आपका सन है वो कहाँ पर है? अपेरेंट नून। अपेरेंट नून कहाँ पर होगी? एक तो इक्विनॉक्सेस के ऊपर है, तो इसका मतलब इक्वेटर पर होगा, और अपर नून का मतलब है कि वो अपर ट्रांजिट के ऊपर होगा, यानी इस वाली लोकेशन पर होगा, राइट, ये वाली। यानी याद रखें कि ये जो है ये ऑब्जर्वर मेरिडियन कहलाता है, राइट। तो ऑब्जर्वर मेरिडियन अगर किसी को नहीं समझ आता तो पहले मेरी वीडियो लेक्चर को देख लें, वहाँ पर ऑब्जर्वर मेरिडियन का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, फिर आप उसको समझ। तो मान लें कि ये लोकेशन है R, और मैं इसको कहता हूँ कि सन मेरे बेसिकली इस लोकेशन पर है, तो इसको इस तरह करके लिख लेता हूँ। तो फिर क्या हुआ आपका, यहाँ पर मैं ज़रा इसको वापस आपको लिखूँ, ये ऑब्जर्वर मेरिडियन के ऊपर हो गया, हेंस द सन जो है वो इज एट R, ठीक है जी। तो ये मैंने फंक्शन नहीं बल्कि इसको इस तरह फॉर्म कर लिख लिया है यहाँ पर। तो क्या आप मुझे बताएंगे कि ये जो ZR डिस्टेंस है ये कितना होगा? ज़रा बताइए भाई, Z और R के दरमियान, यानी ये जो इसका डिस्टेंस है इसे हम कहते हैं जेनेथ डिस्टेंस, ये कितना होगा? ऑफ कोर्स इसे 5 होना चाहिए, लेकिन चले हम फिर भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये डिस्टेंस बराबर होगा आपका PR - PZ के। तो ये डिस्टेंस बराबर होगा आपका PR - PZ। तो ये जो PR है ये बन जाएगा आपका 90 डिग्री, ठीक है जी। इसमें से माइनस कर दीजिए आप किसको, 90 डिग्री -5, ठीक है जी। तो जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, समझ आ गई ये बात कि P से लेकर R तक जो है वो बेसिकली ये आपका एक ग्रेड सर्कल हो जाएगा, और ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है जी। और PZ तो आपको पहले से मालूम है, ये 90 - 5 है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सिंपल इसका लैटिट्यूड बन जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं। तो ये बेसिकली आ गया आपका ZR, ठीक है। अब हम यहाँ पर आपको बताते हैं कि इस साई का क्या रोल है। हम सपोज करते हैं कि इफ साई बी द एंगल subtended by of course ZD at D, ठीक है जी। तो पहले तो हम वापस Z और D फॉर्म कर लेते हैं। आपको याद होगा हमने इस तरह बनाया था ये आपकी, ये फॉर एग्जांपल आपके पास हो जाएगा Z and D, ठीक है जी। तो पहले आपका जो सन यहाँ पर था, ठीक है जी। सन की लोकेशन बेसिकली ये थी आपके पास, और वो आपसे ये कहते थे कि हम तो कोई भी एंगल सपोज कर सकते हैं, मतलब मैं इसको ऐसे ही बना सकता हूँ, लेकिन चूँकि एंगल मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आएगा तो इसलिए मैंने इसको इस तरह लिखा है। तो यहाँ पर थी आपके पास सन, और फिर वो जो है वो रन कर रहा था। तो हम ये कह रहे हैं कि ये एंगल जो सबटेंड कर रहा है, सपोज़ कीजिए कि ये जो एंगल है आपके पास, मान लें कि ये एंगल साई है आपके पास, ठीक है जी। और आपको पता था कि ये जो एंगल है आपके पास थीटा के इक्वल है, ठीक है। तो ये एंगल साई है। आप चाहें, अब मैं चूँकि यहाँ पर ही वो मौजूद है तो यहाँ पर बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि मैं इसको इस लाइन को और बहुत क्लोज करूँ और साई एंगल दिखाऊँ, इसलिए मैंने इसको इस तरह फॉर्म करके दिखा दिया है, ठीक है जी। तो ये आपका जो है वो एंगल डी के ऊपर बन रहा है। अच्छा, प्रीवियस मैं अपने जो प्रॉब्लम थी उसके अंदर शैडो कास्ट से रिलेटेड मैंने एक प्रॉब्लम था, तो वहाँ पर आप जाकर इसको देख लें। सो इन प्रीवियस एग्जाम्पल
previous example या previous problem, we know that the shadow cast, the length of the shadow cast, length of the shadow cast. चले मैं फिर भी आपको यहाँ पर ज़रा मज़ीद बनाकर दिखा ही देता हूँ, ऐसा ना हो कि फिर आप फंस जाएं इसको कुछ। जनाब सपोज़ कीजिए कि ये है आपके पास वॉल और ये इसका शेडो कास्ट हो रहा है और ये बन गया आपके पास डायग्राम इसकी। मान लें कि ये यहाँ पर आपके पास जो है वो ये आपका सन हो जाएगा, ठीक है जी, ये सन की लोकेशन हो गई। उसी पिक्चर को देखते हुए बना रहा हूँ। ये सन कहाँ पर है? ये सन बेसिकली आर वाली लोकेशन के ऊपर है, ठीक है जी। तो यहाँ पर आर वाली लोकेशन के ऊपर सन होगा, तो अब और डी के ऊपर जो है वो बेसिकली आपका सन, यानी यूँ समझे कि सन और ज़ेनत कहाँ था? ये है आपका ज़ेनत हो जाता है। और सन और ज़ेनत के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो कितना है? साई। तो ये वाला एंगल कितना हो गया? साई हो गया। तो इट मीन्स कि ये एंगल कितना हो गया? साई हो गया, ठीक है जी। और वॉल की हाइट एच है, जैसे कि प्रॉब्लम में मेंशन है, और ये है आपके पास शेडो, ठीक है। मान लें कि इसको मैं एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो अब आप मुझे बताएं कि शेडो कास्ट क्या हो जाएगा इसका। ये पहले भी कर चुके हैं। तो ये बन जाएगा आपके पास 10 साई इज़ इक्वल टू x ओवर h, राइट। तो इसका मतलब है कि ये जो शेडो कास्ट है ये बराबर हो जाएगा आपके पास h 10 एंड साई। क्लियर है यहाँ तक बात? अब आप अगेन जो है वो 4 पार्ट फार्मूला अगर हम अप्लाई कर दें, कहाँ पर अप्लाई कर दें, क्योंकि हमें ये बताना है कि बेसिकली इसकी जो शेडो कास्ट की जो लेंथ है वो उतनी है जैसे कि जो प्रॉब्लम के अंदर मेंशन की हुई है आपने। तो अगर मैं यहाँ पर Z, R और D के दरमियान में इस पर 4 पार्ट फार्मूला अप्लाई कर दूँ तो यहाँ पर आसानी से मैं इसकी वैल्यू कंप्यूट कर सकता हूँ। आप अगर एक कंटिन्यूशन में चीज़ों को देखेंगे तो आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। हो सकता है कि आप अभी थोड़ा सा ये डिस्टर्ब हो रहे हों कि मैं ये सारी चीज़ें कैसे कर रहा हूँ, और लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसको एक सीक्वेंस में देखेंगे तो इंशाल्लाह ये चीज़ आपको अच्छी समझ में आ जाएंगी। तो ये एंगल कितना है? ऑफ कोर्स ये एंगल थीटा बन रहा है। और Z और R का जो डिस्टेंस है वो कितना है? अभी हमने कैलकुलेट किया है कि जो Z और R का डिस्टेंस है ये फाई के इक्वल है। तो ये वाला डिस्टेंस जो है वो आपका फाई बन जाएगा, राइट। अच्छा जी, ये एंगल कितना है आपके पास? ये एंगल हो जाएगा आपके पास साई। ये साई बेसिकली आउटसाइड नहीं है, आउटसाइड तो डी है, आउटसाइड तो डी है, और ये एंगल हो जाएगा साई, राइट। और ये कितना हो जाएगा? ये ऑफ कोर्स 90 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर। तो जब आप इस कंसिडर करते हैं कौन सी ट्राइंगल को, ट्राइंगल ZRD, और अप्लाई करते हैं 4 पार्ट फार्मूला एंड अप्लाइंग 4 पार्ट फार्मूला, क्योंकि यहाँ पर मसला ये है ना कि आपने एक्चुअली इसकी वैल्यू निकालनी होगी 10 साई की। तो 10 साई की अगर आप वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, तो बस समझे आपको शेडो की लेंथ, आपको x चाहिए, शेडो की लेंथ निकल आएगी, और वो उतनी निकलनी चाहिए जैसा कि पूछा गया था आपसे। तो मैं यहाँ पर जब फार्मूला लगाता हूँ 4 पार्ट फार्मूला, तो ये बन जाता है cos 90 डिग्री cos थीटा इज़ इक्वल टू साइन 90 डिग्री cot फाई माइनस साइन थीटा एंड कॉट साई, ठीक है जी। तो ये तो फैक्टर 0 हो जाएगा क्योंकि cos 90 0 के इक्वल होता है। ये बन जाएगा आपके पास cot फाई साइन 90 1 के इक्वल होता है, और ये आ जाएंगे आप साइन, दिस इज साइन थीटा एंड कॉट साई, राइट। अब ये यहाँ पर अगर आप कॉट फाई को आप शिफ्ट कर लेते हैं तो ये आपके पास इक्वल होगा साइन थीटा एंड कॉट साई। फाइनली आप क्या करने वाले हैं? आप ये करने वाले हैं कि इसको आप बना लें 10 साई। तो बताएं भाई 10 साई क्या हो जाएगा यहाँ पर? 10 साई का मतलब ये है कि आपने इसको इधर भेज दिया और इसको यहाँ पर भेज दिया, तो ये साइन थीटा, और ये बन जाएगा आपके पास साइन थीटा, और ये हो जाएगा 10 फाई। और इसको उठाएं और इसको इस स्टेरिक वाले इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दें, पुट इन स्टेरिक। तो जब आप इसको इसके अंदर पुट करेंगे तो शेडो जो कास्ट हो रहा है वो क्या हो जाएगा? h, दिस इज h साइन थीटा एंड 10 साइन थीटा एंड 10 फाई, राइट। तो यही शेडो की लेंथ है और इसी को आप इसकी ब्रेथ भी कह सकते हैं। तो इसमें फाइनली क्या होगा कि जो पूछा गया था आपसे कि जो ब्रेथ है, ब्रेथ ऑफ द
शेडो की जो ब्रेथ है वो किसके इक्वल होगी, वो अभी हमने कैलकुलेट किया है, वो बेसिकली इक्वल है एक्चुअली 10 साई की। जब साई की वैल्यू आपने इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दी तो ये क्या बन गई, h साइन थीटा एंड 10 फाई। तो ये आ गया है हमारे पास आपका फाइनल प्रूफ, राइट। तो अगर आप नोट करें, आप स्टार्टिंग में देखें तो आपको यही पूछा गया था कि आप बताएं कि जो शेडो की जो ब्रेथ है वो यही है। तो यहाँ पर आपने अपने रिजल्ट को प्रूव कर दिया, राइट। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा, यानी ये प्रॉब्लम समझ आ गया होगा। इस प्रॉब्लम को इंतहाई डिटेल से एक्सप्लेन किया है। ऑफ कोर्स इसमें बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिनका रिलेशन पीछे वाले लिंक से, वीडियो से निकलता है। तो इन केस अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ नहीं आया तो आप मुझसे ज़रूर डिस्कस कर सकते हैं, मेरी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें और इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दूसरे दोस्तों के साथ उसको शेयर करें। ये नॉन प्रॉफिट है मेरे लिए, सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी या मैथमेटिकल एस्ट्रोनॉमी के शौक़ है, ये उनके लिए वीडियोस हैं। तो प्लीज़ इनको शेयर करें और कीप वॉचिंग माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।